हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की ये गणित है, जिसका अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। मेरा चैनल है स्टडी एज, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। तो इसकी जो है ये जो वास्तविक संख्या है इसकी प्रश्नावली है ना। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम पहले वास्तविक संख्या और बहुत सी संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रश्नावली के जो प्रश्न है उसको हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्याएं गिनने वाली होती हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर आपको कोई चीज़ गिननी है, आपसे ये पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप उसको काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5। आप अगर ये कहा जाए कि आपके आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, तो आप उन पेड़ पौधों को गिन करके बताएंगे। तो जब भी आप गिनते हैं तो वो गिनती शुरू करते हैं किससे, 1 से। तो ये जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या वो होती है कि जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो संख्याएं चलती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसलिए हम इसको n से निरूपित करते हैं, n से। n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये चलेंगी। तो इन्हें जो है कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी देखो आती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को यानी कि 0 को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो वो जो सम हमें मिलता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम? होल नंबर, ठीक है। इस होल नंबर को हम नोट करते हैं किससे? W से। तो प्राकृतिक संख्या कौन होती है? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती हैं। इसमें हम 0 ऐड करते हैं। तो जो 0 से शुरू हो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये हम समझ गए। अगली संख्या है हमारी भिन्न संख्या, ठीक है। भिन्न संख्या कहते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण वस्तु का कोई भाग निरूपित करती है ना, कोई भाग निरूपित करती है, उसे हम कहते हैं भिन्न संख्या। जैसे देखो, अगर लिखा है कि 1/2 है ना, या लिखा है कि 1/4, या कोई लिखा है 1/3, या लिखा है 5/2, तो ये सब कैसी है? भिन्न संख्या। 1/2 का मतलब ये होता कोई एक चीज़ है, अब उसका हम 2 भाग कर दें, तो ये जो भाग होगा ये इसका आधा 1/2, ये जो भाग होता है ये इसका आधा 1/2। इसी तरीके से 1/4 का मतलब ये हुआ कोई एक भाग है, हम उसका 4 पार्ट कर दें, तो जो चौथा पार्ट होगा वो क्या होता है? वो 1/4 होता है। तो ये हमारी भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या करती है कि जो पूरी संपूर्ण वस्तु है उसके किसी एक भाग को निरूपित करती है, वही कहलाती है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या में जो ऊपर वाला होता है ये बटा होता है, ऊपर का जो होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो नीचे का होता है उसे हम कहते हैं हर, है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या। अब बात देखो आती है पूर्णांक की। पूर्णांक किसे कहते हैं? कि शून्य को लेते हुए धनात्मक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 है ना। अब तो इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं, इस तरीके से इधर जाके जा सकते हैं, तो उनको कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये जो है हमारा, ये कौन सी संख्या है? ये धनात्मक है। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और ये जो होता है 0 के बाएं साइड ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और 0 भी एक पूर्णांक है, तो ये 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो 0 से बड़ा, जैसे ये 0 है, 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये बढ़ती हुई जाती है। अगर हमें 0 से छोटी की बात की जाए तो 0 से जब हम छोटी संख्या निरूपित करते हैं तो उसको हम माइनस से करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। तो इस 0 को लेते हुए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का ये जो हमें समूह प्राप्त हो रहा है ना, ये जो समूह हमें मिल रहा है इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। इसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। इसे हम i से या फिर z से निरूपित करते हैं। अब आगे बात आती है देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से, जहाँ ये q क्या है? ये नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q ये क्या हो? ये सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य पूर्णांक। तो सह-अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि ऐसी दो संख्या जिनका HCF या आप कहते हैं कॉमन फैक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 होता है, उसे हम कहते हैं सह-अभाज्य। देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे 5/3। अब यहाँ पे देखो ये 5 क्या है? ये पूर्णांक है ना। 3 क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। दोनों क्या है? पूर्णांक है। p के पूर्णांक है, और q ये 3 है। तो ये 3 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। इसी तरीके से देखो जैसे -2/3 है, तो -2 क्या है? ये भी एक हमारा क्या है? ये पूर्णांक है। और 3 क्या है? ये भी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और 3 क्या चीज़ है?
0 से बड़ा है, इसलिए ये -2/3 ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है। जैसे हम 0/1 कर लें तो 0 क्या है, ये भी हमारा एक पूर्णांक है ना। 1 क्या है, ये भी पूर्णांक है ना। और 1 ये 0 से बड़ा है, इसलिए 0/1 ये कौन सी संख्या हुई, ये हमारी हो जाती है परिमेय संख्या। तो आई होप आप परिमेय संख्या को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कंडीशन यही होनी चाहिए कि P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, और Q जो है ये 0 से बड़ा हो, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 हो, और PQ क्या हो, ये सहभाज्य पूर्णांक हो। तो अब यहाँ पे जैसे सहभाज्य की मैं बात करूँ, जैसे 5 है ना, तो 5 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 5 इससे 1 और 5 आएगा। 3 का अगर हम निकालते हैं तो 1 और 3 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो इसलिए इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 और 3, 5 और ये 3, ये कौन सी संख्या है, ये सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। चूंकि ये पूर्णांक है इसलिए हम इसको कहेंगे ये सहअभाज्य पूर्णांक। अब परिमेय संख्या के साथ साथ अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे ये 5 है, तो 5 का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है ना, यह नियर अबाउट होता है। इसकी जो वैल्यू आती है वो 3.14 इस तरीके से ये चलती रहती है ना, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसका जो दशमलव प्रसार खत्म नहीं होता है, तो इसलिए कौन सी है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। और जैसे रूट वाली, जैसे मान लो √2 है, √3 है, यानी कि जिसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती है। जैसे √5 है, √7 है, √4 है, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा बेटा, 2। जैसे √9 है, तो √9 का 3 3 9, 3 आ जाएगा। जैसे √16 है, तो इसका कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो ये पूर्ण वर्गमूल संख्या, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं होती हैं। तो ये वाली होगी, ये कैसी होंगी, ये परिमेय होंगी। जैसे हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या होती हैं और ये अपरिमेय संख्या होती हैं। ऐसे ही अगर कुछ संख्या की बात की जाए, जैसे हम कहते हैं कि 2.01, अब यहाँ पे फिर 2 बार 01, फिर 3 बार 01, इस तरीके से 4 बार 01, इस तरीके से ये चलती हैं। तो ये भी देखो कभी खत्म नहीं होती है, ना ही रिपीट हो रही है। तो ये भी हमारी क्या हो जाती है, ये भी कौन सी होंगी, ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, वो परिमेय होंगी सीधी, और जिनको नहीं लिख सकते वो क्या होंगी, वो अपरिमेय होंगी। तो परिमेय और अपरिमेय आप समझ गए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब अगली संख्या है हमारी वास्तविक संख्या। जहां हमें आना था वहां हम पर पहुंच चुके हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब ये क्या होती है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है ना। परिमेय संख्या अभी मैंने बताया परिमेय क्या कहती है, और अपरिमेय संख्या ये भी अभी बता चुके हैं कि अपरिमेय क्या होती है। इनका जो समूह होता है, यानी कि सम्मिलित रूप से ये संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, वो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब परिमेय की अगर बात की जाए, ठीक है, परिमेय संख्या जैसे देखो 5/2, ये क्या है, ये परिमेय है। जैसे -3/5, ये क्या है, परिमेय है। अपरिमेय की जैसे 5 है ना, √2, √3, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 2.01, 001, 0001, इस तरीके से ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय ये मिला करके क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर होती है। इसी को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब अगर देखो, अब परिमेय संख्या की बात की जाए तो अभी आपने पढ़ा है कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से। उसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या, इसको भी हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या जो 0 0 1 2 3 4 इस तरीके से शुरू होती है, पूर्ण संख्या। उसके बाद हमने अब जैसे पूर्णांक भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पूर्णांक को भी हमने पढ़ा है। जैसे 0 है, 1 2 3 4 धनात्मक संख्या है। उसके बाद ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगी, ये सारी की सारी किस में आएंगी, परिमेय संख्याएं में आएंगी। कैसे, जैसे अगर प्राकृतिक संख्या, ये मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, ठीक। अब इसके 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्या 1 है, 2 3 4 इस तरीके से चलती है। बाएं साइड में ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, है ना, ये सबको निरूपित कर रही है। अब ये हमारी धनात्मक है। अब अगर हम 1 से गिनते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या बन जाती है, 0 से गिनेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब 0 को लेते हुए धनात्मक और ऋणात्मक इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो ये पूर्णांक बन जाती हैं। अब अगर हमें 5 की वैल्यू निकालना हो कि 5 कहाँ पर होगा इस संख्या रेखा पर, तो 5 का मान 3.14 इस तरीके से होता है। तो 3 के बाद यहाँ पर कहीं आपका 5 आ जाता है। अगर आपको 1/2 निरूपित करना हो तो 1/2 यानी कि 1 से कम है, ये 0 और 1 के बीच यहाँ पर कहीं आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो संख्या रेखा होती है ना, यहीं पर आप समझ लीजिए कि ये जो संख्या रेखा
नंबर लाइन होती हैं, इसमें हमें सारी संख्याएं मिल रही हैं। कौन सी? सारी संख्या मिल रही हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब मिल रही हैं। तो इसलिए हम इस संख्या रेखा को कह सकते हैं, ये कौन सी होती है? ये वास्तविक संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा को हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या रेखा, है ना, ये कहलाएंगी वास्तविक संख्या रेखा। तो अब यहाँ पर तो जब भी वास्तविक संख्या की बात की जाएगी, वास्तविक संख्या की जब भी बात की जाएगी तो उसमें परिमेय संख्या का मतलब कि उसमें प्राकृतिक भी है ना, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, और दूसरी अपरिमेय संख्या, ये आप जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाएंगी। जहाँ हमने परिमेय की बात की तो परिमेय में प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों आएंगे, क्योंकि हम सबको जो है परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या होती है तो उन सब को मिला करके हमारी अपरिमेय संख्या होती है, उन सब को मिला करके हमारी कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। बात आई आपको समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो जो संख्या रेखा हमारी होती है वो सारी संख्याओं को निरूपित करती है। उसमें आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी मिलेगा, है ना, परिमेय संख्या भी मिलेगी, अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। तो यही कारण है कि ये जो हमारी संख्या रेखा होती है ये कौन सी होती है? वास्तविक संख्या रेखा होती है ना, रियल नंबर लाइन जिसे हम कह सकते हैं। तो आई होप आप वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो, एक है सम संख्या। आई होप आप जानते होंगे कि सम संख्या क्या होती है, लेकिन फिर भी संख्या की जब बात हो रही है तो हम इसे भी देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो दो से, किससे? दो से पूरी तरह विभाजित हो, दो से पूरी तरह विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अगर इसकी हमें पहचान करनी हो तो इकाई का जो स्थान हो, इकाई के स्थान पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या हमारी होगी सम संख्या होगी। जैसे 144, अब यहाँ इकाई के स्थान पे 4 है, तो ये संख्या कौन सी है? सम संख्या है। अगर हम इसे जांच करना चाहें, 144 को हम 2 से काट दें तो देखो 2 7 14 कट गया, 4 उतरा, फिर 2 दूना के 4, यानी कि ये पूरी तरह से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, इसलिए कौन सी होगी? सम संख्या होगी। अगर यहाँ पे 3 8 2 4 2 6, अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना है? 6 है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या, है ना। अगर डिवाइड नहीं करना है तो ये पहचानो कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो, जैसे 5 4 3 0 0। अब यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो ये कौन सी संख्या होगी बेटा? ये सम संख्या होगी। सम संख्या जो 2 से विभाजित ना, यानी कि 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब इसकी अगर हमें पहचान करनी हो विषम संख्या, तो क्या के स्थान पे जैसे 1 अगर आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तब हम कहेंगे वो संख्या कैसी है? विषम संख्या, यानी कि वो 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगी। जैसे 5 2 4 6 3, अब इकाई के स्थान पे 3 है तो ये संख्या कौन सी होगी? ये संख्या हमारी आ जाती है विषम संख्या। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। जैसे 5 2 8 9 3 6 1, ये संख्या अब यहाँ पर 1 है तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये हमारी हो जाएगी विषम संख्या, ठीक। तो सम संख्या, विषम। अब एक संख्या आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं कि वह संख्या जो एक और अपनी संख्या, एक और खुद की संख्या के अलावा, है ना, यानी कि इनको छोड़ करके, एक से और खुद की संख्या से तो कटेंगी, इसके अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है ना, दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। और एक बात और जानते हैं कि भाज्य जो संख्या होगी, जो भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या का जो हम गुणनखंड निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, 2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे देखो अगर बात करें हम 8 की, तो 8 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो 1 और 8 के अलावा भी 2 नंबर से ये डिवाइड हो रही है, इसलिए कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। और इसकी ये प्रॉपर्टी कि इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसमें इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 4 गुणनखंड आ रहे हैं। 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 4 गुणनखंड आ रहे हैं। इसीलिए अगर बात कोई नंबर जैसे 16 है तो ये 1 के टेबल से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। तो अब यहाँ पे देखो 1 और 16 के अलावा भी 3 नंबर से कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। और इसके गुणनखंड देखो कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 4 5, इसमें कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 5 गुणनखंड आ रहे हैं, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो भाज्य संख्या होती है उसमें गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। भाज्य संख्या होगी, तो भाज्य संख्या के साथ साथ अब देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह है जो संख्या केवल एक और खुद की संख्या से, एक और खुद की संख्या से विभाजित होती है,
उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो 5 है तो 5 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। जैसे देखो 13 1 से और 13 से कटेगा। जैसे देखो 17 इससे 1 से और 17 से कटेगा, है ना। जैसे देखो 23 है तो किससे कटेगा? 1 से और 23 से कटेगा। तो और एक चीज़ ये भी कि जो अभाज्य संख्या होती है उसमें गुणनखंडों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि अभाज्य संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होती है? केवल 2 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, केवल 2 गुणनखंड आते हैं। जबकि भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं। अगला नंबर देखो यहाँ पे है साअभाज्य संख्या। साअभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि ऐसी 2 संख्या जिनका HCF 1 होता है, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। उस संख्या को हम कहते हैं साअभाज्य संख्या। जैसे हम 2 संख्या ले लेते हैं 5 और 7, ठीक है। अगर हम 5 का गुणनखंड निकालें तो 1 और 5 होगा, 7 का निकालते हैं तो 1 और 7 होगा, और दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 1 है। यानी कि इसका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये साअभाज्य होगा, साअभाज्य होगा। इसी तरीके से अगर देखो बात कर रहे हम 8 की और कोई संख्या जैसे 9 ले लो, तो 8 का गुणनखंड 1 से 2 4 और 8। 9 का क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, यानी कि इनका HCF कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। तो इसलिए ये जो जोड़ा होगा ये कैसा होगा? ये साअभाज्य। कैसा होगा? ये साअभाज्य होगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर अगर जैसे 23 है और 31 है, तो 23 जो है 1 से और 23 से, 31 जो है 1 और 31 से। अब दोनों का HCF कितना आया? कहेंगे कि सर 1 आएगा, इसलिए 23 और 31 क्या होंगे? ये दोनों साअभाज्य होंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि साअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस अध्याय की एक प्रमेय है जिसको हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्या है, उन भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो भाज्य संख्या होती है, अब देखो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ 1 से और खुद की संख्या से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 है ना, उसके बाद देखिए ये आ जाएगी 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, 17 है ना, और जैसे 19 है, 23 है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि भाज्य संख्या जो एक और अपनी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी 4 आ गई है ना, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, 12 है। तो यहाँ पर हम 10 है, 12 है, और क्या हो सकता है? जैसे मान लो ये 14 भी होगी, 16 होगी, इस तरीके से चली जाएंगी। तो जितनी भी ये भाज्य संख्या होती हैं सबको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखो 4 है, अगर 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो आप कहेंगे कि सर 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कि सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से, 5 से नहीं कटा तो फिर 7 से, यानी कि अभाज्य संख्याओं से हम उसे काटना शुरू करते हैं। तो 4 को हम लिख देंगे कि कितना? 2 गुणे 2, इस तरीके से। या इसी को आप कह सकते हैं 2 2 12 तो 2 की घात 2 कर दीजिए। इस तरीके से जैसे हमें 16 है, 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 चौका 8, फिर ये हो गया 2 दूना के 4, फिर ये आ जाएगा 2 एकम 2। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 4 12 तो 2 की घात आप 4 लिख सकते हैं। तो जो अभाज्य संख्या होती हैं, तो इस तरीके से हम ये हमारी प्रमेय ये कहती है कि जितनी भी भाज्य संख्या है उन भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आपके प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आप इसी तरीके से लगाएंगे। आई होप आप ये चीज़ समझ जाएंगे। महत्वपूर्ण सूत्र है। महत्वपूर्ण सूत्र क्या कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है किसके? HCF इंटू LCM के। और या यहीं पर एक चीज़ और ये भी हो सकता है कि पहली संख्या, 2 संख्या अगर आपको दी गई है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है होगा कि HCF गुणे LCM। यही फार्मूला जो है पूरी प्रश्नावली में लगने वाला है। अगर 2 संख्या हम ले लें, जैसे पहली संख्या हमारी A है और दूसरी संख्या B है, तो A इंटू B यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होगा कि इन्हीं संख्याओं का HCF और LCM, HCF इंटू LCM। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि 12 और 18 ये 2 संख्या है, ठीक है। तो हम जब 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितने होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 18 का अगर हम बात करें तो गुणे
3 गुणे 3 ये आ गया है ना, 2 तिहाई 6 3 18, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अगर हम इसका HCF निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे देखिए 2, तो 2 इसमें कॉमन हो गया। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो दूसरा 3 हो गया, तो 2 तिहाई कितना आ गया 6, इसका क्या आ जाएगा HCF। अगर हम LCM की बात करें तो जो कॉमन है वो तो आएगा 6, इसके अलावा क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो एक 2 बच्चा है ना, और यहाँ पे देखो एक 3 बच्चा है, दोनों सबका गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, ये क्या आ जाएगा 12 और 18 का LCM आएगा। अब अगर हम इसकी जांच करें तो जांच कैसे करेंगे कि दोनों संख्याओं का पहले हम गुणा कर लें, इसका 12 का और 18 का, तो 12 गुणे आप 18 करिए पहली चीज़, ठीक है, तो 12 8 96 का 6 लिया, हाथ आया हमारे पास ना 12 का 9 12, 12 में 2 दीजिए तो 12 8 20, तो कितना आ जाएगा 216, ठीक। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकाले। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि HCF इंटू LCM, तो HCF कितना आया है 6 और LCM कितना आया है 36, इसका गुणा कर लें तो 6 के 36 के 6 3 आया और 6 3 18 और 3 कितना होता है 21, 216 216 है ना बराबर। तो यही जो है फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा आपकी अपनी प्रश्नावली है, तो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, या हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो ये कुछ जो है बेसिक जानकारी थी इस प्रश्नावली की। ये जो हमारा अध्याय है ना, पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, इसकी जो है मुझे कुछ बेसिक नॉलेज आपको देनी थी, है ना, बेसिक जानकारी बेसिक नॉलेज मुझे आप देनी थी, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब इसके आगे वाली जो वीडियो होगी, है ना, हम तो आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, इसके आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम जो है जो प्रश्नावली है 1.1 उसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, है ना। यहाँ पर आपको मैथ है, साइंस है, इसकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, एक बात और है कि यदि आपको हर किसी भी क्लास की जो है PDF, अगर PDF की आपको ज़रूरत है तो ये PDF जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नई क्लास के साथ।